चलो सबसे पहले ना इंडेक्स पे आओ। अच्छा देखो, इंडेक्स देख के खुश मत हो जाना, सिर्फ 14 चैप्टर नहीं है, पार्ट भी पूरा और है, उसका नोट्स अलग से मिलेगा। तो ऐसा खुश मत हो जाओ इतना पढ़ के पास हो जाएंगे, ठीक है। 8 से लेके 14 प्लस पार्ट भी मेरा पार्ट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। चलो अभी देखो, सबसे पहले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये चैप्टर में ना तुम देखोगे ना, 2-3 पेज घुमाओ, तुमको है ना केस लॉज मिलेंगे। देखो केस का नाम और वो सब लिखा है अंदर, ठीक है। देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, इस चैप्टर के अंदर ज्यादा केस लॉज भी पूछते हैं। और केस लॉज ऐसा है ना कि यू हैव टू रिमेंबर नेम ऑफ द केस, स्टोरी ऑफ द केस एंड कंक्लूजन ऑफ द केस। मतलब तुमको सब कुछ याद रखना है, तुमको नाम भी याद रखना पड़ेगा, स्टोरी भी याद रखना पड़ेगा, और उसका कंक्लूजन भी। अगर मैं सिर्फ ऐसा एग्जाम में मतलब ऐसा बोलूं कि ये नाम है, तो तुमको पूरा स्टोरी पता होना चाहिए अलॉन्ग विद कंक्लूजन, और उसमें कितना कंपनसेशन था वो सब पता होना चाहिए। ज्यादा नहीं, कुछ 15-18 केस है, ठीक है, बस उतना ही है। और उसमें भी स्टोरी सबका फालतू ही है, कुछ है नहीं इतना डिफिकल्ट कि तुमको कुछ याद नहीं रहेगा, बहुत बेसिक है, बराबर। अभी देखो सबसे पहले आ जाओ इंट्रोडक्शन में। अभी जैसे देखो, इंडिया में है ना, कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए दो सिचुएशन अगर मैं देखूं तो एक था बिफोर 2000, सॉरी बिफोर 1986, और एक था आफ्टर 1986। देखो बिफोर 1986 कोई भी पर्सन एज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदता है, प्रोडक्ट खरीदने के बाद क्या होता था, अगर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलता था, वो पर्सन भागता था सिविल कोर्ट में, और सिविल कोर्ट में फिर केसेस है ना 4 to 5 years चलते थे। तो एक्चुअली इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मतलब सिविल कोर्ट में क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी केसेस सिविल कोर्ट में आ रहे, नॉर्मल कोई कॉन्ट्रेक्चुअल केसेस सिविल कोर्ट में आ रहे, कंज्यूमर रिलेटेड केसेस सिविल कोर्ट में आ रहे, मतलब सब कुछ घूम फिर के किधर आ रहा है, सिविल कोर्ट में ही आ रहा है। तो बर्डन ऑफ द सिविल कोर्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और कैसा हो गया कि जब लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट है, उधर में मेरा 10 रुपए का कुरकुरे का केस लेके जाता हूँ, तो सिविल कोर्ट भी मेरा केस सॉल्व करने में इतना ज्यादा एक्टिव इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, क्योंकि उसको भी पता है द वैल्यू ऑफ द गुड्स इज वेरी लो, पर्सन को कोई इतना हार्म नहीं है। फिर भी बंदा आया है तो ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कोर्ट, क्या 10 रुपए के लिए केस करने आया, दैट इज योर राइट। तो फाइनली 1986 के बाद डिसाइड किया कि अलग फोरम्स बनाते हैं, और अलग फोरम का मतलब कि जो भी केसेस कंज्यूमर रिलेटेड होंगे वो स्पेशलाइज कोर्ट जाएंगे, सिविल कोर्ट में नहीं जाए। तो 3 टाइप के स्पेशल फोरम्स बनाए, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, बराबर। 3 टाइप के फोरम्स यहाँ पे बनाए। अब तीनों की एक वैल्यू रखी कि इतने से इतना गुड्स का वैल्यू होगा तो इधर जाने का, इतने से इतना होगा तो इधर, और बाकी बचे इधर। अब ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ कंज्यूमर रिलेटेड केस हैंडल करते हैं। मतलब इन लोग का ड्यूटी है कि कोई भी दूसरा प्रॉपर्टी रिलेटेड ये वो कुछ भी केसेस आया, दे वॉन्ट एंटरटेन, दे सिंपली हैंडल कौन सा केस, कंज्यूमर रिलेटेड केसेस, बराबर। तो ऑटोमेटिकली देखो एक पूरा कंज्यूमर का जो केसेस होता था वो सिविल कोर्ट से शिफ्ट होके स्पेशलाइज कोर्ट में चला गया। तो अल्टीमेट बर्डन क्या हो गया, सिविल कोर्ट का रिड्यूस हो गया। इसके लिए स्पेशलाइज कोर्ट है। अब देखो स्पेशलाइज कोर्ट बनाया, मेन इंटेंशन कंज्यूमर बेनिफिट। तो फायदा भी ये होता है कि यहाँ पे जो 4-4, 5-5 साल लगता है, वो यहाँ पे मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर केस खत्म होते हैं। तो स्पीडी डिस्पोजल भी होना चालू हो गया। तो वो सब चीज बेनिफिट है, दैट्स व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर। लेकिन देखो जब मैं बोलता हूँ ना कंज्यूमर, तो अब यहाँ पे 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है कस्टमर और एक होता है कंज्यूमर। इट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नॉट अ कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर?
कंज्यूम करता है। अच्छा, पक्का? हाँ, मतलब कंज्यूमर जब मैं बोलता हूँ ना, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एंड यूजर, जो एक्चुअल में प्रोडक्ट को यूज करेगा। बराबर? अगर जैसे समझो, अगर मैं मेडिसिन लेके आया फॉर माई डैड, सो मैं कौन हूं? मैं कस्टमर है। मेडिसिन खाएगा कौन? डैड। तो वो कौन है? वो कंज्यूमर है। ये क्या एक्ट है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नॉट अ कस्टमर प्रोटेक्शन। बराबर? क्योंकि देखो, जो कंज्यूम करेगा ना, प्रॉब्लम उसको होगा अगर गुड्स डिफेक्टिव है तो गुड्स जिसको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालेगा, केस भी वही बंदा करेगा और कोई नहीं कर सकता उसके बिहाफ पे। ठीक है, एक बार है ना इंट्रोडक्शन रीड कर लो, 4 लाइन। चलो, उसके बाद देखो, नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ कंज्यूमर। अब जब हम लोग कंज्यूमर के बेनिफिट्स की बात करते हैं कि ये के अंदर कंज्यूमर को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स? जैसे देखो, पहला राइट टू प्रोटेक्शन, उसमें क्या लिखा है? द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। देखो, आज तुम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो ना, एज अ कंज्यूमर, बट कंज्यूम करने के टाइम पे तुमको इतना श्योरिटी होता है कि ये खाने के बाद में जिंदा रहेगा, मर नहीं जाएगा। होता है ना कि ऐसा कोई भी चिप्स विप्स कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, बस ये आखिरी बार है, इसके बाद तो मैं मर ही जाएगा ये कंज्यूम करने से। अगर वो रिस्क है तो मैं कंज्यूम ही क्यों करेगा? बराबर? बट इट्स अबाउट कि जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर, गुड्स प्रोवाइडर, कि ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो कंज्यूमर की लाइफ को मेंटेन रखे, उसकी लाइफ को डेंजर में ना डाले। क्यों मैगी बैन हुआ था? मैगी क्यों बैन हुआ था? पता है ना, 1 साल बंद था, तो क्या था उसके अंदर ऐसा? लेड ज्यादा थे। उससे क्या होता है? हाँ, उससे कैंसर होता है। तो हार्मफुल प्रोडक्ट है। और देखो, गारंटी भी नहीं था सबको होता है। जैसे हर सिगरेट पीने वाले को कैंसर नहीं होता है, जो नहीं पी रहा है साला उसको भी हो रहा है। हो रहा है ना? बट प्रॉब्लम यह है, वो रिस्क है, तो क्यों वो रिस्क बढ़ाने का अननेसेसरी? ठीक है, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन में अगर गुड्स हार्मफुल नेचर का है, तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ द एक्ट टू प्रोवाइड अ बेनिफिट एंड टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर। ठीक है, सेकंड देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन। देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन में तुम कोई भी चिप्स, वेफर्स, कोई भी पैकेट फूड, कोल्ड ड्रिंक, तुम कुछ भी खरीदो, उसके ऊपर देखो पैकिंग होता है ना, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स इंफॉर्मेशन होती है। जनरली क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है? नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, इंग्रेडिएंट्स, वेज है नॉन वेज है, कस्टमर केयर नंबर, बराबर, एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सब लिखा होता है। ये लिखने का लॉजिक ये है कि वेन एवर कंज्यूमर इज परचेजिंग अ प्रोडक्ट, उसको पता होना चाहिए कि उसको प्रोडक्ट के अंदर क्या मिल रहा है। और अगर वो प्रिंट नहीं होता, तो वो एवरी टाइम या तो वो कस्टमर केयर में कॉल करके पूछेगा, या तो वो शॉपकीपर का दिमाग खाएगा। और दोनों ही केस में कितना एंटरटेन करोगे कोई? मेरा शॉप है, तुम वेफर लेने आए, तुमको मस्त में 10 मिनट बताया कि वेफर के अंदर क्या क्या है, और तुम 10 रुपए का पैकेट लेके गए। दूसरा कस्टमर आया 5 रुपए के लिए, मैं वापस उसको एक्सप्लेन करूं? बस मैं यही करूं? इसके लिए वो लोग क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं। इसके लिए देखो, जो प्योर वेजिटेरियन होता है ना, उसको कैसे समझता है कि मैं जो केक खरीदता हूं ये प्योर वेज है? ग्रीन मार्क, दैट इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन के फॉर्म में दिया जा रहा है कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स है। काफी लोग जैसे देखो, कुछ प्रोडक्ट में जैसे होता है ना, जैसे कोई जैन होगा इधर,
तो ऑनियन पोटेटो गार्लिक वाला पैकेट नहीं खरीदने का, बराबर। ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन तो इससे समझ रहा है ना, दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। तीसरा देखो, राइट टू अश्योर्ड। राइट टू अश्योर्ड का मतलब होता है मुझे एक अश्योरिटी ये भी होना चाहिए बीइंग अ कंज्यूमर कि मैं जो प्रोडक्ट का प्राइस पे कर रहा हूं वो जेन्युइन प्राइस है, इन्फ्लेटेड प्राइस नहीं है, और हेल्दी प्राइस है जो मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस माना जाता है। तुम देखो कोई चीज जब खरीदते हो ना, तुम्हारे दिमाग से ना एक चीज आता ही है, ऑब्वियस सी चीज, ये इतना महंगा। जैसे देखो, वड़ा पाव का औकात कितना है? एक वड़ा पाव 12, ज्यादा से ज्यादा 15-20। तुम एयरपोर्ट पे जाओ, एक वड़ा पाव 150, दो वड़ा पाव 250, 100 रुपया डिस्काउंट। तो जब तुमने देखा ना दो वड़ा पाव 250 रुपया, तुमको तुमको आवाज आता है अंदर से कि हाँ खरीद ले, इट्स अ नॉमिनल प्राइस। तुमको पता है ना उसका औकात 20 रुपया भी मुश्किल से है। सो देर इज नो नीड टू पे एनी एडिशनल मनी फॉर दैट। बट वो लोग क्यों इतना पैसा ले रहे तुम लोग से? एयरपोर्ट। सब रिच पब्लिक आता है। अगर रिच पब्लिक आ रहा है तो कोई सस्ता क्यों बेचेगा? चलो नेक्स्ट आ जाओ, राइट टू बी हर्ड। देखो, राइट टू बी हर्ड का मतलब होता है कि भाई कंज्यूमर के पास और एक हक है कि वो जब भी उसने कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट खरीदा, अगर वो कंप्लेन करने जाएगा, देन इट इज अ ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू लिसन दैट कंप्लेन, बराबर। तुम कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, तुम्हारा अगर कोई कंप्लेन नहीं सुनेगा तो मतलब नहीं है, तुम्हारा कंप्लेन सुनना पड़ेगा। एंड कंप्लेन सुनने के लिए वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इवन इफ तुमने 5 रुपए का चॉकलेट खरीदा ना, तो भी तुमको झगड़ा करने का हक बनता है। 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा तो भी तुम झगड़ा कर सकते हो, बिकॉज दैट इज योर राइट कि तुम्हारी कंप्लेन सुननी पड़ेगी। जैसे देखो कुछ टाइम पहले ना, मैगी, सॉरी मैगी नहीं, डेयरी मिल्क के अंदर से ना अर्थवॉर्म्स निकलते थे, सुना है कभी? हाँ। तो उस टाइम पे ना कोई बंदा 10 रुपए का भी कैडबरी खरीद रहा है ना, वो भी झगड़ा करने जाता था कंपनी में। तो कंपनी ऐसा नहीं बोलेगा अभी 10 रुपए के लिए क्या रो रहा है, मेरा भी 10 रुपया वैल्यूएबल है ना, मेहनत से कमाया हुआ है, और फालतू में मैं 10 रुपया क्यों बर्बाद करूं, जबकि मतलब मैं पैसा दे रहा हूं और मेरे को क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। और इंडिया में है ना ये केस, अब तो बहुत लोग बेसिक चीजों के लिए भी यूज करना चालू कर चुके हैं। अभी जैसे देखो अराउंड 2 महीने पहले शायद बिहार में एक पर्सन, अगर कोई मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर रहा है ना तो उसने देखा होगा रील, यूट्यूब पे डाला था मैंने, डोसा वाला। वो बंदा डोसा खाने गया और उसको डोसा के साथ सांबर नहीं दिया। सो ही फाइल अ केस अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डेफिशिएंसी इन सर्विस, कि जब मैं पैसा पूरा दे रहा हूँ, डोसे के साथ क्या दो चीज कंपलसरी आता है? चटनी और सांबार, इसको सांबार नहीं दिया, तो बताइए ये तो डेफिशिएंसी इन सर्विस है। एंड ही फाइल अ केस, इन फाइल अ केस एंड stated that it is a deficiency in service which leads to mental stress for that person। अब मेंटल स्ट्रेस कैसे आया? देखो आएगा, तुमको भी मेंटल स्ट्रेस आएगा। तुम खाने के लिए गए किधर, मेहनत करके, ट्रेन पकड़ के, गाड़ी चला के, बाइक पे, कहीं पे भी, वहां पे गए, उम्मीद में खाया, ऑर्डर दिया कि इधर का टेस्टी आता है, बहुत मस्त आता है, और जब आया तो कुछ ना कुछ उसमें डेफिशिएंसी निकला, मूड खराब होता है ना। ऐसा सोचना फालतू में साला इधर तक आया, आना ही नहीं चाहिए था, बराबर। मेंटल स्ट्रेस हुआ, तो बस उसको भी मेंटल स्ट्रेस हुआ कि उम्मीद में आया था डोसा वोसा सांबर मिलेगा, मजा आएगा, मूड फ्रेश होगा, मूड की कर दी। तो भाई साहब ने केस फाइल किया, he won the case and he got a compensation of around 3000 rupees, बराबर। हाँ, तो कर सकते हो तुम कंज्यूमर प्रोटेक्शन में केस, बराबर। तो ऐसे भी सोचो, अभी तुम और मैं क्या करते, दो झगड़ा करते, चार गाली देते, छोड़ो मरने दो, फिर वो बोलता ना एक काम करो एक्स्ट्रा चटनी ले लो, हाँ ठीक है दे दो, खत्म। बट वो बंदे ने देखो उसके लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में केस फाइल किया। तुमको कभी इंटरनेट, तुम जो रिचार्ज करते हो उसमें भी लोग केस फाइल करते हैं। अभी रिसेंटली वो भी एक केस हुआ था, वोडाफोन का एक कस्टमर था, उस पर्सन ने पर डे 2 GB डेटा वाला रिचार्ज मारा, बट ही ऑब्जर्व दैट कि उसको पर डे सिर्फ 1.5 GB मिल रहा है, बराबर।
500 MB कम मिल रहा है। तुम्हारे मेरे जैसे लोग ठीक है जाने दो, इट्स ओके, वैसे भी कौन सा इतना नेट यूज करते हैं, वाईफाई है घर पे। वो बंदा उस पे भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन में गया कि मेरे को पर डे 500 MB कम मिला। केस फाइल क्या, केस जीता, कुछ 10,000 रुपए का कंपनसेशन उधर भी मिला उसको। देखो पहले तो वो करते ही है, सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले तो तुमको कंपनी के साथ ही डील करना है। बट अगर कंपनी इज नॉट गिविंग यू एनी रिप्लाई, दे आर नॉट कंपनसेटिंग यू, देन यू हैव टू मूव। तो ही केस होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, उसने पहले कंपनी को बोला कि मेरे को नेक्स्ट रिचार्ज में ऐड करके दो, एडजस्ट करके दो, फिर भी करके नहीं दिया। तब जाके उसने केस फाइल किया। जैसे देखो मैकडी, मैकडी तो बहुत फेमस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बकरा। मतलब आए दिन केस होते हैं। मैं तुमको एक केस में बताता हूँ, मेरे को बताओ ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का केस बन सकता है क्या? दो फ्रेंड्स थे, दो लड़की थी, ये दिल्ली का केस है। दे वेंट टू मैकडी, दोनों ने बर्गर ऑर्डर किया, ठीक है। अब जो एक लड़की ने बर्गर ऑर्डर आया ना उसका, तो उसने ना बर्गर के 2 बाइट मारे। 2 बाइट मारने के बाद उसको समझा ये है ना कुछ लोचा है बर्गर के अंदर। तो नहीं, वो भी नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने अपने फ्रेंड को बोला कि टेस्ट करना बर्गर। उसने टेस्ट किया, दैट गर्ल ऑर्डर वेज बर्गर, उसको मिला था नॉन वेज बर्गर, और उसने 2 बाइट मार भी लिए। तो उसकी फ्रेंड बोलती है अरे ये तो नॉन वेज है। और बाद में वो लोग गए काउंटर पे, और काउंटर पे जाके बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। मैकडी का मैनेजर क्या बोलता है कि जो ऊपर रैपर लगाते हैं ना, वो वेज का था, और प्रोडक्ट अंदर नॉन वेज का था। सम ह्यूमन मिस्टेक, ठीक है। तो वो मैकडी वाला क्या बोलता है, ठीक है ना, इट्स अ नॉर्मल थिंग, तो हो गया गलती से। एक काम करो, आपका बिल हम वेव ऑफ करते हैं, आपका पूरा मील फ्री में, बराबर। ये बोलती है नहीं, तुम मुझे इतने से कंपनसेट नहीं करना है, इट्स अ डेफिशिएंसी इन सर्विस, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तुमने। नाउ शी फाइल अ केस अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में इसने तो क्या बोला, डेफिशिएंसी इन सर्विस एंड आई वांट कंपनसेशन। बट कंपनी क्या बोलता है, प्रोडक्ट खराब नहीं है, प्रोडक्ट सही है। द प्रॉब्लम इज इट इज नॉट एज पर योर चॉइस एंड प्रेफरेंस। अगर प्रॉब्लम के अंदर से कीड़ा मकोड़ा कॉकरोच वॉकरोच निकलता तो बात अलग है, प्रोडक्ट में से कुछ प्रॉब्लम है, बस तुम नहीं खाते हो, इसके लिए तुम प्रोडक्ट को प्रॉब्लमैटिक बता रहे हो, ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये डेफिशिएंसी इन सर्विस है। बट प्रोडक्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम है? तो प्रोडक्ट खाने लायक है, कंज्यूमेबल है, तो प्रॉब्लम क्या है? तुम कंज्यूम नहीं कर रहे हो ना, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। बट ओवरऑल क्वालिटी वाइज, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये केस तो बनता है, और वो लेडी को कुछ 15,000 रुपए का कंपनसेशन मिला, बराबर। तो ऐसे बहुत केस होते हैं। जैसे आई थिंक केएफसी था कि शायद बर्गर किंग था, मेरे को भी नाम नहीं याद है, शायद केएफसी था। फोटोज वीडियोस, नहीं वो प्रूफ नहीं होता है, तुम्हारा ऑर्डर क्या था, तो बस दैट इज सफिशिएंट थिंग। नहीं, उसका ऑर्डर रॉन्ग दिया। कभी आया, तेरा आता है ऐसा रॉन्ग? अरे तो झगड़ा चढ़ सकते हो उसके ऊपर यार। हाँ, तुमने कंप्लेन किया, सेटल कर दिया ना, तो फिर ठीक है, नहीं किया तो होता है। देखो उसने रिफंड दिया, बट द प्रॉब्लम इज दैट मेरा वो प्रेफरेंस था ही नहीं, तो तुमने मेरे को प्रोडक्ट दिया कैसे? एंड इंडिया में रिलीजियस सेंटिमेंट को प्रायोरिटी देते हैं हम। इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट प्लस रॉन्ग ऑर्डर दोनों ही है।
रिलीजियस सेंटिमेंट ऐसे प्रूव नहीं होती है, बस आई एम अ वेजिटेरियन, तुम्हारा स्टेटमेंट ही सही है। हाँ। अरे बट ऐसे कोई भी हर बार वेज नॉन वेज का क्राइटेरिया भी नहीं आता है ना, तो कर सकता है, तो फिर नहीं कर सकते। हाँ कर सकते, इसका कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं है। कैसे प्रूव करोगे तुम? उसका तो कोई तरीका ही नहीं है प्रूव करने का, उसका कुछ नहीं होता है। चलो नेक्स्ट देखो, राइट टू बी, सॉरी राइट टू रिड्रेसल। देखो, राइट टू रिड्रेसल और राइट टू हर्ड में फर्क क्या होता है? राइट टू बी हर्ड का मतलब होता है तुम्हारी कंप्लेन सुननी पड़ेगी और वो सुनेगा कंपनी। तो जो राइट टू बी हर्ड होता है वो अगेंस्ट कंपनी होता है, और राइट टू रिड्रेसल जो होता है वो अगेंस्ट कोर्ट होता है। मतलब अगर मैं कोर्ट में केस करता हूं जाके, तो मेरी कंप्लेन को सुनना भी पड़ेगा और मुझे सफिशिएंट कंपनसेशन भी मिलना चाहिए, देना भी पड़ेगा उनको। दैट इज राइट टू रिड्रेसल। ठीक है। और लास्ट देखो, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। देखो, ये राइट है ना, सारे टाइप के कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में नहीं आता है, इट इज लिमिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, व्हीकल्स, मशीनरीज, गैजेट्स, उसमें होता है ये राइट। जैसे देखो, तुम कभी कोई टीवी खरीदो या वॉशिंग मशीन खरीदो या फ्रिज खरीदो, वो तुमको ना गाइड करेगा, या ऐसा करने का या ऐसा करने का। क्यों वो तुमको बता रहा है? बिकॉज तुमने कुछ आड़ा टेढ़ा किया, मशीन में डिफेक्ट आया, कल तुम चढ़ जाओगे उसके ऊपर। इससे अच्छा वो पहले तुमको बताएगा। ठीक है। अभी जैसे समझो मैं मेरे घर पे एसी लगवा रहा हूँ, तो वो एसी वाला बंदा भी आके मेरे को समझाएगा कैसे ऑपरेट करना है, क्या फैसिलिटीज है, क्या फीचर्स है, सब वो मेरे को बताएगा। दैट इज माई राइट टू एजुकेशन, बट दिस राइट कैन नॉट बी एक्सरसाइज व्हेन यू आर कंज्यूमिंग फूड प्रोडक्ट। वो पैकेट लेने के बाद में बोलेगा अंकल अंकल कैसा खाने का, बोलेगा ला बताता हूँ, तो उधर रहा एक बाइट खा के बताता हूँ। उधर राइट टू एजुकेशन नहीं आता है मेरा, उधर मेरे को मतलब नहीं है। बट हाँ, अगर मैं गाड़ी खरीदता हूँ, बाइक खरीदता हूँ, तो गियर शिफ्टिंग पैटर्न क्या है, क्योंकि कुछ कुछ व्हीकल में गियर शिफ्टिंग पैटर्न अलग होता है। ठीक है। मैक्सिमम तो सेम ही है, बट जैसे देखो एक कार आती है शेवरोलेट, अब तो बंद हो गया इंडिया में। शेवरोलेट का ना गियर चेंजिंग पैटर्न अलग था। नॉर्मल गाड़ी में कैसा होता है, फर्स्ट, सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड रिवर्स। इनका उल्टा है, 6, 5, 4, 3। हाँ, और ऐसा 2, 1, और 1 मतलब रिवर्स। हाँ, 1 मतलब रिवर्स। गाड़ी सीधा 1 पे, मतलब सॉरी 2 पे, हाँ 6 पे, 6 उनका फर्स्ट है। हाँ, पूरा उल्टा सिस्टम है उनका। तो सोचो अब वो जब गाड़ी कोई चलाएगा ना, तो वो नॉर्मली क्या देख रहा है, 6 मतलब ये तो फास्ट है, ये नहीं चला रहे। उधर सिस्टम ही उल्टा है पूरा। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या होता है, वो तुमको गाइड करेगा कि भाई नॉर्मल गाड़ी में ऐसा है, हमारी गाड़ी में ऐसा है। ऑटोमेटिक कार, ऑटोमेटिक में देखो क्या होता है, वो गियर शिफ्टिंग पैटर्न का लफड़ा ही नहीं है कुछ, एक्टिवा के जैसा चलाने का होता है उसमें, बराबर। एक्सीलेटर ब्रेक यही खेलना होता है उसमें। तो भी वो तुमको बताएगा, क्योंकि कुछ गाड़ी है ना सेमी ऑटोमेटिक आता है, कुछ फुल्ली ऑटोमेटिक आता है, कुछ में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों होता है, दोनों मोड वाले आते हैं। तुमको पता होना चाहिए सब, नहीं तो तुम ऐसा 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 करके तोड़ डालोगे जंगली के जैसा। इसके लिए वो तुमको बताएगा, इज योर राइट टू एजुकेशन। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाओ डेफिनेशन कंप्लेनेंट, इसको मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
चलो, कंप्लेनेंट का मतलब देखो, अभी देखो जो भी पर्सन कोई प्रोडक्ट खरीदता है, गुड्स खरीदता है या सर्विस खरीदता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो वो पर्सन क्या करेगा, जाके कंप्लेन फाइल करेगा। और जो पर्सन कंप्लेन फाइल करता है उसको मैं बोलता हूं कंप्लेनेंट, बराबर। तो देखो कंप्लेन कौन फाइल करेगा, सबसे पहले खुद कौन करता है, कंज्यूमर खुद करेगा। सेकंड, एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। इसका मतलब देखो, इंडिया में ना काफी सारे एनजीओ ऐसे हैं जो वो लोग क्या करते हैं पता है, जो ऐसे कस्टमर्स कंज्यूमर्स है ना जो एकदम गरीब है, जिसके पास केस करने के भी पैसे नहीं है, तो वो लोग गरीब कंज्यूमर्स क्या करते हैं, ये एनजीओ के पास जाते हैं और एनजीओ को अपनी कंप्लेन बताते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। एनजीओ क्या करता है, वो वॉलंटरीली उस कंज्यूमर के बिहाफ पे केस फाइल करता है और पूरा खर्चा खुद उठाता है और उसको कंपनसेशन लाके देता है। बट दे डोंट चार्ज एनी सिंगल रुपी फॉर दिस सर्विस। ये पूरा वॉलंटरी होता है, फ्री होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो एसोसिएशन है, एनजीओ है, उसको भी मैं क्या बोलूंगा कि वो भी कौन है, कंप्लेनेंट। इवन इफ उसको तो प्रॉब्लम ही क्या है, हाँ, बट वो किसी के बिहाफ पे गया है, तो ऐसे लोग भी कंप्लेनेंट बन सकते हैं। तीसरा, सेक्शन 8 कंपनी, एनजीओ, वही हो सकता है। नहीं, रेगुलर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं करता है। थर्ड, द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट फॉर विच द मेक्स अ कंप्लेंट। जैसे समझो ये रेलवे में है ना, 3 टायर एसी 2 टायर एसी में खाना आता है, और खाना ये लोग क्या करते हैं, किसी से ऑर्डर प्लेस करके लेते हैं। जैसे हल्दीराम है, फिर एक घसीटा राम है, सुना है, ये सब है ना ब्रांड्स है। ये लोग सब फरसान वरसान स्वीट्स भेजते हैं। तो तुमको खाने के साथ एक छोटा पैकेट गुलाब जामुन आया, ठीक है, या कोई पेड़ा आया इतना छोटा फूड पैकेट में, तो ये रेलवे खुद नहीं बना रहा है। रेलवे क्या करता है, ये बड़ी बड़ी ऐसे फरसान वाली दुकान को ऑर्डर देते हैं कि 40,000 गुलाब जामुन बनाने हैं, बना के ये जगह पे पहुंचा देना, स्टेशन पे ट्रेन में बोर्ड करना है खाने के साथ, ठीक है। समझो मेरी कंपनी है जो ये सर्विस देती है, मैं फरसान के पैकेट्स बना के रेलवे को बेचता हूं। अगर मेरा प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला, रेलवे किसके हाथ में, कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे पे केस कर सकता है, ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट कैसा निकला, डिफेक्टिव निकला, ठीक है। फोर्थ, वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर द न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट। देखो जैसे समझो तुमने कोई फोन खरीदा और वो फोन में है ना हीट इश्यू है, तो समझो तुम्हारा फ्रेंड है, उसने भी सेम फोन खरीदा, ही इज ऑल्सो फेसिंग सेम प्रॉब्लम। तुम क्लास में आए, तुमको पता चला क्लास में भी एक पर्सन है, उसने भी सेम फोन खरीदा है, वो भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो 3 कंज्यूमर, सेम प्रोडक्ट, सेम प्रॉब्लम, 3 अलग अलग केस करने से बेटर क्या है, एक ही साथ कंबाइन करके केस करूं। तो 3 है बट एक ही कंप्लेन फाइल होएगा, तो तीनों ही कौन है, कंप्लेनेंट है, जबकि कंप्लेन एक ही गई है, जॉइंटली गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर द लीगल हेयर्स और द रिप्रेजेंटेटिव। देखो अगर कंज्यूमर मर गया तो फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी क्या बन सकता है, कंप्लेनेंट बन सकता है, बट डेथ होना चाहिए तो ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास राइट है। और लास्ट है माइनर, अगर माइनर है तो फिर कंज्यूमर में कंप्लेन कौन करेगा, गार्जियंस या तो पेरेंट्स, दो में से कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब देखो, व्हेन आई से कंप्लेन, तो कंप्लेन का मतलब क्या होता है कि तुमको कुछ ना कुछ दुख दर्द तकलीफ हुआ है। अगर सब कुछ सही है तो तुम कंप्लेन करोगे। जैसे देखो तुमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होएगा तुम्हारे घर वालों से, घर वाले ऐसे, घर वाले वैसे, बट जैसे तुमको चाहिए वैसे ही घर वाले हैं, तो किस चीज का कंप्लेन है। जैसे घर वालों ने ऐसा बोल दिया, दारू पीना है, लेके आने का, घर पे बैठ के पीने का, बाहर भटकने का नहीं। तुम बोला सही है बे, तुमको ऐसा बोला तेरे को लव मैरिज करना है, अफेयर रखना है, कैजुअल रिलेशनशिप, सीरियस रिलेशनशिप, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बराबर। और क्या चाहिए तुमको, बस हो गया। ये 2 नीड था हमारा और यही मिल गया, बराबर। तुमको ऐसा बोला बिंदास जिसके साथ घूमना है, गोवा जाना है, नाइट आउट करना है, दारू पीना है, हुक्का मारना है, जो करना है कर, इट्स योर लाइफ, मेक इट लार्ज।
बराबर। अब तुम किसी को ऐसा जाके बोलोगे मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर वाले ये नहीं समझते, बोलोगे किसी को? क्यों नहीं बोल रहे हो? बिकॉज सॉर्टेड है यार वो लोग। हाँ, लेकिन अगर तुम पे रिस्ट्रिक्शन है 9 बजे के बाद घर के बाहर नहीं जाने का, दारू पीने का नहीं, हुक्का हुक्का सिगरेट दूर रहने का, गोवा तो जाना ही नहीं है, नाइट आउट तो करना ही नहीं है, तो तुम किसी को बोलोगे ना यार घर वाले कैसे है यार, इतने तब रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं ना कि एकदम जीना मुश्किल होता है ना तुम्हारी कंप्लेन। सेम चीज इधर, अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है ना कोई कंज्यूमर, और वो प्रोडक्ट एकदम सही है, उसको जीरो प्रॉब्लम है, तो वो क्या कंप्लेन करेगा? क्या कंप्लेन करेगा? कुछ नहीं। अगर वो कंप्लेन करने गया है, इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या हो सकता है? देखो, पहला अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ये ना डेफिनेशन छोड़ दो क्योंकि वो आगे आएगा, मैं तब बताऊंगा। सेकंड देखो, द गुड्स बॉट बाय हिम और एग्रीड टू बी बॉट बाय हिम सफर फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट। अगर समझो तुमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, फोन खरीदा, फोन में ऐसा लिखा था फास्ट चार्जिंग 0 से लेके 100% आधे घंटे में होएगा, तुम 3 घंटे से फोन लगा के बैठे हो, 50% हुआ है, प्रॉब्लम है। फोन हीट हो रहा है, प्रॉब्लम है। तो अगर एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो तुम क्या करोगे? डेफिनेटली कंप्लेन करोगे। ठीक है। सेकेंड, द सर्विस इज हायर्ड और अवेल्ड और एग्रीड टू बी हायर्ड और अवेल्ड बाय हिम सफर फ्रॉम द डेफिशिएंसी इन एनी रिस्पेक्ट। अगर तुमने कोई सर्विस ली है, जैसे समझो तुम ना मूवी देखने गए और तुम्हें ना सीट पे बैठे, तो नीचे से ना किल घुस गया पिछवाड़े में, तो तुम बोलोगे यार कैसा सीट है यार। फिर तुम जैसे तैसे करके रुमाल लगा के, ये वो नैपकिन लगा के थोड़ा सॉफ्ट बनाने का ट्राई किया और फिर उस पे बैठे, फिर मच्छर काट रहे हैं, ठीक है, चींटियां घूम रही है, सही है ये सर्विस? तो तुम जाके कंप्लेन करोगे? डेफिनेटली करेंगे। इसको बोलते हैं कि डेफिशिएंसी इन सर्विस है, तो भी इंसान कंप्लेन करता है। देन अ ट्रेडर और द सर्विस प्रोवाइडर, एज द केस में बी, has charged for the goods or for the services mentioned in the complaint a price excess of the price fixed by or under any other law for the time being in force। देखो, when we talk about pricing, तो प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है? पहला क्या है? फिक्स बाय और एनी अंडर अदर लॉ। कोविड था ना, कोविड के टाइम पे, कोविड के जस्ट पहले एक मास्क आता था, सर्जिकल मास्क, ब्लू कलर का, याद है? वो सब लोग ने पहन के घूमना चालू किया था। वो मास्क है ना 10-15 रुपए के आसपास मिलता था, बट जब कोविड आया ना, गवर्नमेंट ने उसको प्राइस रिड्यूस करके 4 रुपया किया था। और गवर्नमेंट ने ऐसा भी बोला था, ये प्रोडक्ट 4 रुपए से ऊपर कोई नहीं बेचेगा। तूने 5 रुपए मिले, लूटा तेरे को, मतलब, बराबर। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर 4 रुपीज इज द मैक्सिमम प्राइस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। अगर मैं डीलर हूं, मैं तुमसे पर मास्क 10 रुपया ले रहा हूं, तो मैं गलत कर रहा हूं, तो तुम मेरी क्या कर सकते हो? कंप्लेन। ठीक है। सेकेंड, displayed on the goods or any package containing such goods। तुम कुरकुरे का पैकेट खरीदो, उसके ऊपर लिखा रहता है एमआरपी 10 रुपीज, तो तुमने दुकान वाले को 10 रुपया दिया, इससे ज्यादा दोगे? भाई, एमआरपी लिखा है ना 10, तुम आइसक्रीम खरीदो, उसके ऊपर लिखा है 30 रुपीज, बराबर, तुमने 30 रुपीज दिया, वो बोलता है 35 हुआ, तुम बोलोगे एमआरपी तो क्या लिखा है? वो बोलेगा 5 रुपया कूलिंग चार्जेस, दोगे 5 रुपया एक्स्ट्रा? अगर दिया भी ना, तो इसका भी तुम कंज्यूमर प्रोटेक्शन में केस कर सकते हो, दे कैन चार्ज कूलिंग चार्जेस। ठीक है। एंड द लास्ट इज, सॉरी, सेकंड लास्ट इज डिस्प्लेड ऑन द प्राइस लिस्ट एग्जिबिटेड बाय हिम और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। जैसे समझो तुम होटल में खाना खाने गए, वो तुमको मेनू ला के दिया, तुमने ना पहला ऐसा पैसा गिना, 110 रुपया है, हाँ ठीक है। फिर तुमने देखा मसाला डोसा 70, फिर तुमने सोचा एक कोल्ड ड्रिंक भी ले लेता हूँ 20, कितना हो गया? प्लस समझो टैक्स वैक्स लगेगा, समझो 5 रुपया और, कितना हो गया? 95 इज द बिल, बराबर। तुमने, तुम्हारे पास कितना था? 110 रुपया, तो 15 रुपया बच रहा है। तुमने ऑर्डर किया कि चलो बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, सब सही है, बिल आया 140 रुपया।
तो तुम उसको पूछोगे ये कैसा हिसाब है, 70 प्लस 20 प्लस 5, 95 इज द बिल ना। वो बोलता है नहीं वो प्राइस ना वो आउटडेटेड है, चेंज नहीं किया है हमने, न्यू प्राइस इज 100 प्लस कोल्ड ड्रिंक का 30 प्लस 10 रुपीज टैक्स, तो 140। चीटिंग हुआ तुम्हारे साथ, येड़ा बनाया तुमको, तो इसका भी क्या होता है, कंप्लेन होता है। तुम देखना कभी रेस्टोरेंट में जाओगे ना, एसी नॉन एसी का मेनू अलग होता है, बिकॉज चार्जेस डिफर करते हैं, करेक्ट। तो अगर समझो तुमको एसी में नॉन एसी का मेनू दे दिया, तो उससे ज्यादा बिल भी नहीं लगा पाएगा फिर, समझा, क्योंकि तुम्हारे लिए वो कैटलॉग इज अ फाइनल प्राइस एंड यू विल पे अकॉर्डिंगली, उससे ज्यादा तुमको देना नहीं है। एंड लास्ट, एग्रीड बिटवीन द पार्टीज। अगर दो पार्टी ने म्यूचुअली कोई टर्म्स एंड कंडीशन पे प्राइस फिक्स किया है, फिर सामने वाला या तो प्राइस इंक्रीज कर देता है विदाउट एनी एडवांस नोटिस, विदाउट एनी एडवांस वार्निंग, तो ऑब्वियसली ये भी क्या है, इसका भी कंप्लेन होएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, goods which will be hazardous to life and safety when used are being offered to the sale to the public in contravention of the any standard relating to the safety of the such goods। बीच में देखो, आई थिंक सैमसंग का कोई तो नोट सीरीज था जो फट रहा था, पता है, 7 था, मेरे को सीरीज नहीं पता है। हाँ, क्योंकि मेरे को बराबर याद है, मैं आई थिंक गोवा जा रहा था मैं, और मेरे आगे जो कस्टमर खड़ा था ना एयरपोर्ट पे, वो बोर्डिंग पास लेने के लिए, तो उन्होंने ना काउंटर पे ऐसा रखा है, सपोज जैसे 7 था, अगर नोट 7, सो इफ यू हैव अ नोट 7 काइंडली डिपॉजिट हियर। तो मेरे आगे जो कस्टमर था ना लाइन में खड़ा था ना, उसके पास नोट 7 था, तो टिकट देने से पहले ना ऐसा पूछते, सर यू हैव विच फोन, और उसको दिखाना पड़ता था लिटरली। तो ऐसा दिखाया, सर ये तो नोट 7 है। हाँ तो सर ये अलाउड नहीं है प्लेन में, क्यों, फट रहा है, और ये हजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी है। तुम फोन लेके गए, फोन प्लेन में फटा, हाँ तो तुम एक नहीं मर रहे हो, कितने लोग को लेके मर रहे हो। तो वो ऐसा बंदा पूछ रहा था कि तो फोन के बिना जाओ, सर हम लोग को नहीं पता, ये गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ने इशू किया है, आपको चाहिए फोन इधर डिपॉजिट कर दो, सिम कार्ड लेके जाओ, बट फोन जब आप रिटर्न आओगे इधर से लेके जाना, ये एयरलाइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका फोन संभालने की, बट फोन प्लेन में नहीं जाएगा, बराबर। क्यों, क्योंकि उनको लगता है ये प्रोडक्ट हजार्डस टू लाइफ है। अगर ऐसे प्रोडक्ट आए तो ऑब्वियसली कोई भी पर्सन इसकी जाके कंप्लेन करेगा ना, कि सैमसंग को बोलो ये फोन बंद करने को, ऐसे प्रोडक्ट बेचने ही नहीं चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट इज सर्विसेज विच आर हजार्डस और लाइकली टू बी हजार्डस टू लाइफ। कभी कोई अम्यूजमेंट पार्क गए हो, लाइक इमेजिका, फिर इधर कौन सा है, एसएल वर्ल्ड। एसएल वर्ल्ड में देखो एक राइड है, पहला ऐसा ऐसा घूमता है, फिर ऐसा ऊपर जाता है, थंडर ना, हाँ, तुम अंदर बैठे, तुमको मस्त बिठाया बिठाया, और राइड है ना चालू हो गया, तुम बेल्ट ढूंढ रहे हो और बेल्ट है ही नहीं, और तुम चिल्ला रहे हो, रुको रुको बेल्ट नहीं है, बेल्ट नहीं है, वो नीचे से एक में भी बेल्ट नहीं है, और तुमको बस अभी ऐसा पकड़ के बैठना है, और अभी ये ना पूरा राइड ये उल्टा होने वाला है, तुमको चलेगा? समझो तुम जैसे तैसे करके बच के जिंदा होके नीचे आए, कैन यू फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट दिस, बिकॉज तुम्हारी लाइफ ये लोग रिस्क में डाल रहे हैं। बीच में देखो एक इंडिया का ही कोई तो वाटर पार्क था, वो स्लाइड होती ना ऐसा ऐसा घूमते पानी वाली, हाँ, तो एक स्लाइड में कुछ ऐसा टर्न था कि ऐसा जाता था तो ऐसा सा सीधा बाहर, तो भाई वो राइड बंद कर दिया, क्योंकि ऐसा होता, यहाँ पे भी एक बार हुआ था, ये तो अच्छा वेल नोन अम्यूजमेंट पार्क था, कि ऐसा ऐसा ऊपर जाता था और ऊपर है ना फिर अटक गया, अब वो नीचे ही नहीं आ रहा है और उल्टा है, मतलब मैं ऐसा उल्टा है, फिर एक एक को पकड़ पकड़ के नीचे उतारा। फिर कहीं पे तो हुआ भी था, यूएस में भी कहीं पे हुआ था, एक राइड क्रैश हो गया था। फिर यूएस में ही एक हुआ था जहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म पे राइड था ना, वो पूरा प्लेटफॉर्म ऐसा है, पूरा प्लेटफॉर्म ऐसा हो रहा था पूरा, मतलब और प्रेशर आएगा ना पूरा राइड पीछे। तो लोगों को जब ये पता चला ना कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, तो पूरा क्राउड उस राइड पे खड़ा हो गया उसको बैलेंस करने के लिए, और फिर कंप्लेन फाइल करके बंद करवाया। सोचो राइड के नाम पे क्या करवा रहे हैं ये लोग, कितना रिस्क है।
जितनी भी राइड्स अम्यूजमेंट पार्क में जो भी होता है ना, उसका मल्टीपल टेस्ट होता है, बिकॉज तुम्हारी लाइफ रिस्क पे जाएगी। ऐसा ऐसा करके ऐसा सीधा बाहर ही हो गया खत्म, दिखे ही नहीं, फिर तुम किधर चले गए। हाँ, तो वो रिस्क है ना। ऐसी कोई भी सर्विस ये लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। तुम देखो ये होता है वाटर पार्क में वेव पूल होता है ना। वेव पूल में देखो कितने लोग को खुजली होता है, चलना अंदर जाते और अंदर जाते, पानी इधर तक आ गया फिर भी अंदर जाना होता है उसको। वहां पे भी देखो वहां के लोग कौन होते हैं, लाइफ लाइफ गार्ड खड़े होते हैं, क्योंकि तुम तो ऐसे मस्ती मस्ती में जाओगे, कुछ हो जाएगा तो उनकी लाइफ मतलब कंज्यूमर की लाइफ रिस्क पे जाएगी। इसके लिए उनको सेफ्टी मेजर्स रखने पड़ते हैं। अगर समझो कोई भी लाइफ गार्ड है ही नहीं तो तुम्हारी लाइफ रिस्क पे है। जैसे देखो अंडमान में ये होता है स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग का तो कितना रिस्की मतलब एक्टिविटी है वो। तुमने उनके डायरेक्शन को इंस्ट्रक्शन को जरा सा भी इधर उधर किया ना, तुम्हारी लाइफ रिस्क पे जा सकती है और मर सकते हो तुम। और मैंने तो देखा है लाइव डेथ मेरे सामने। हाँ, मेरे फ्रेंड की नहीं रे। अंडमान में, अंडमान की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही डेथ हुआ है स्कूबा में, और वो जब मैं था तब हुआ था। पता नहीं यार ये क्या हुआ है। और वो भी मेरे बैच का था वो। पांच पांच लोग को लेके जाते हैं ना, वो पांच में से एक वो था, तो उसमें वो मरा था। मतलब पूरी अंडमान की हिस्ट्री में ये एक ही डेथ है, और वो जो मेरे सामने हुआ था। पता नहीं है तो मैं ही जाता है जहां मतलब पनौती, उधर मैं पहुंचता हूँ, या मैं जाता हूँ तो पनौती चालू होता है, ऐसा शायद होगा। हाँ शायद। हाँ हाँ। हाँ अभी। और उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग रिटर्न आए ना, जब इवनिंग में होटल में आया अंडमान में, तो तब तक न्यूज आया कि नेक्स्ट 4 दिन अंडमान बंद है, क्योंकि ये डेथ हुआ है। और मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग का फ्लाइट था, तो मेरा खत्म हो गया ट्रिप, मैं बच गया, बट वो बेचारा मर गया। मतलब जो भी था वो, ज्यादा मतलब कितना 20-21 साल का लड़का था वो। बट खुजली होता है ना कुछ लोग को, जैसे तुमको स्विमिंग पूल में जाते हो खुजली होता है ना, चल चल ऐसा बंद करके अंदर जाते हैं, करते हो ना ये, सच्ची बोलो, है ना। फिर जब सब लोग बाहर आने वाले होते हैं ना, तब हम अंदर जाते हैं। किया ना ये सब उंगली। हाँ, तो ये तो चलो टाइम पास है। वो पर्सन ने कुछ वो बेल्ट वेल्ट बांधते हैं वो लोग स्कूबा में, और वो बेल्ट है ना बहुत हेवी वेट होता है, वो तुमको अंडर वाटर रहने में हेल्प करता है। तो जब बाहर आते हैं ना, या तुम्हारा स्कूबा खत्म हो जाता है ना, इमीडिएटली यू हैव टू रिमूव दैट बेल्ट फर्स्ट, बिकॉज वो इतना हेवी वेट होता है ना कि वो तुमको बॉडी तुम्हारी पानी में खींचेगा नीचे। ये बंदा वो बेल्ट पहन के स्विमिंग करने गया, तो जब स्विमिंग करेगा तो एटलीस्ट मुंह तो बाहर आता है ना स्विमिंग में। ये बंदा बेल्ट पहन के स्विमिंग कर रहा है, तो बाहर ही नहीं आ पाया, और वो पानी में और नीचे चला गया, और उसकी डेथ हो गई। मतलब हम लोग सब लोग के वो कॉस्ट्यूम्स निकाल रहा था, जो ट्रेनर था हमारा, सबको बोला चुपचाप खड़े रहना, सबका कॉस्ट्यूम वन बाय वन निकालेगा। शायद सबसे पहले मैं ही था, तो मेरा कॉस्ट्यूम निकाल रहा था, तो उसका नंबर शायद लास्ट था, तो उसने सोचा ये बहुत टाइम पास कर रहा है, मैं तब तक स्विमिंग करके आता हूँ। बंदा गया और आया ही नहीं। तो देखो उसके बाद तो बंद कर दिया। उसके बाद और सेफ्टी गाइडलाइंस निकाले, एज लिमिट भी बीच में लाने का वो लोग सोच रहे थे कि इसके नीचे वालों को फिर नहीं निकाल रखेंगे। बहुत सारे रूल्स बनाए। आज भी उधर बहुत सारे रूल्स है, हार्ट इश्यू है, ऑपरेशन हुआ है, ये तो बहुत कॉमन रूल्स है, बट ये रखते हैं क्यों, सेफ्टी। या तो कुछ हो जाएगा तो बिल उन पे फटता है फिर। चलो नेक्स्ट आ जाओ। सबसे पहले पेज नंबर आओ 82। अच्छा देखो, नाउ कम टू हार्म। देखो अगर कोई भी कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है, और प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसको क्या होगा, हार्म, तब जाके वो बंदा कंज्यूमर प्रोटेक्शन में केस करेगा। इफ देर इज नो हार्म तो केस ही नहीं करेगा। तो हार्म क्या क्या हो सकते हैं, पहला देखो, पहला हार्म क्या है, डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी। समझो तुमने कोई फोन लिया और तुमने चार्जिंग पे लगाया, और फोन है ना ब्लास्ट हुआ, तुम्हारे घर का छपरा उड़ गया, डैमेज टू प्रॉपर्टी हो सकता है ऐसा। दूसरा, अदर देन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, सेकंड इज पर्सनल इंजरी, इलनेस और डेथ। पर्सनल इंजरी, तुमको प्रोडक्ट यूज करने से कुछ इंजरी हो गया बिकॉज ऑफ डिफेक्ट, या तो तुम प्रोडक्ट यूज करने के बाद बीमार पड़ गए,
जैसे फूड प्रोडक्ट खाने के बाद लोगों को फूड पॉइजन हो जाता है, ठीक है। या तो तीसरा वर्स्ट टू वर्स्ट केस क्या हो सकता है, तुम मर गए, बराबर। तीसरा मेंटल एगोनी। देखो मेंटल एगोनी भी एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे समझो, तेरा नाम क्या है, समझो ये अमय है ना, वही एसएल वर्ल्ड वाली राइड में बैठा, बराबर, बेल्ट वेल्ट कुछ नहीं है, और भाई साहब है ना ऊपर से गिरा नीचे, और गिरा ना तो बैक पे गिरा जोर से, तो उसको ना पीछे बहुत बुरी तरह से इंजरी हुआ है, बराबर। अब देखो, ये खाली एक फिजिकल इंजरी नहीं है, ये मेंटल इंजरी भी है। तुम देखो, पेट दुखता है, सिर दुखता है, जुलाब होता है, मूड खराब होता है कि नहीं, कि मूड मस्त होता है भले इंटरनली, बट उससे तुम्हारा मेंटली भी कितना अफेक्ट हो रहा है। तुमको सिर दर्द हो रहा है और मैं बोलूं चलो पढ़ते हैं, होएगा? देखो वैसे भी नहीं होता है अपना तो पढ़ाई, उसमें तो और नहीं होएगा। लूज मोशन है, खाली करना क्या है, जाके हगना है, रूटीन से 10 टाइम्स ज्यादा। कंटाल आता है ना फिर एक लेवल पे, ऐसा लगता है ना अंदर ही बैठता हो, इरिटेशन हो रहा है ना। सेम चीज इधर, ये बंदा भले गिरा, 2-3 फ्रैक्चर हुए, वो खाली फिजिकल इंजरी नहीं है उसको, उसको मेंटल इंजरी भी हुआ, बेड रिडन हो गया, ठीक है, बॉडी पेन हो रहा है, तो दिमाग खराब हो रहा है, बराबर। इसका भी पैसा मिलता है, दिस इज नोन एज मेंटल एगोनी। खाली फिजिकल हार्म इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेंटल स्ट्रेस भी कितना है। आज जैसे देखो, तुम इधर बैठे हो सब फिजिकली फिट, बट कोई मेंटली डिस्टर्ब भी होगा, कोई डिप्रेशन में भी होगा, होता होगा ना ऐसा। अभी बाहर से हम सही है बट अंदर से तो टूटे हुए हैं। चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा, फोर्थ जो है ना, फोर्थ क्या होता है, जैसे समझो मैंने कोई ना प्रोडक्ट खरीदा, फिर वो डिफेक्टिव निकला, फिर मैंने जाके कोर्ट में केस किया। अब हर महीने में ना 2 बार हियरिंग होता है कोर्ट में, और समझो मैं इधर क्लासेस में पढ़ाता हूँ, तो मैंने ना नरेश सर को बोला, मैं ना नेक्स्ट वीक लेक्चर नहीं लेगा। सर बोलते क्यों, बोला मेरा हियरिंग है, और वो पूरा दिन चला जाता है, तो मैं नहीं आऊंगा। सर ने बोला ठीक है। वापस 10 दिन बाद मैंने सर को बोला, सर मैं नहीं आऊंगा। सर बोलते क्यों, बोला हियरिंग है। सर ने बोला ठीक है। नेक्स्ट मंथ वापस मैंने बोला, सर 2 दिन नहीं आऊंगा, क्यों, हियरिंग है। सर बोलते कितना चलता है बे तेरा हियरिंग। बोला अभी वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले टाइम पास करते हैं, मैं क्या करूं उसमें, मेरे को तो जाना ही पड़ता है ना एवरी टाइम। तो सर बोलते कितना टाइम चलना पड़ेगा ऐसा, मतलब और कितना टाइम तेरा हियरिंग है, मतलब मेरे को भी नहीं पता, वो तो अभी कोर्ट के मूड पे है, केस जब तक सेटल नहीं होगा 6-8 महीना 1 साल, मुझे भी नहीं पता। कोर्ट बोलते, सर बोलते एक काम कर, तू ना घर पे ही बैठ जा, तेरे चक्कर में इधर लेक्चर एडजस्ट नहीं होते, लेक्चर कैंसिल करने पड़ते हैं, तू मत आ, जब ये केस वेस खेल लेना तू, तब आना, तब तक मैं दूसरे फैकल्टी को बोलूंगा वो इको पढ़ा देगा। इससे क्या हुआ, लॉस ऑफ इनकम। क्या मैं उसका भी पैसा मांगू, डेफिनेटली मांग सकता हूं, क्योंकि ये तुमने डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया, डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया, इसके लिए कोर्ट आया, इसके लिए कोर्ट आया, इसके लिए जॉब गया ना। अगर तुम ढंग का प्रोडक्ट देते तो ये आता ही नहीं, और आता ही नहीं तो इज्जत से लेक्चर लेता, तो इज्जत से पैसा कमाता, तो ये सब झमेला ही नहीं होता मेरा, तो मैं वो लॉस भी कंपनसेट करा सकता हूं। समझा? दैट इज पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में लैंग्वेज थोड़ा हैवी है, बट उसका मतलब ये है जो मैंने बोला तुमको। चलो कम टू डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर। एक बार ये डेफिनेशन छोड़ो, तुम मत पढ़ो, मैं ही बताता हूँ, बाद में पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ पहले। अच्छा देखो, मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या होता है, जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है वो मैन्युफैक्चरर है, सो सिंपल। लेकिन इतना नहीं है इसके अंदर। अभी जैसे समझो, अगर मैं हेलमेट बनाता हूं, तो हेलमेट के ईच एंड एवरी पार्ट्स सब मैं बनाता हूं, और पूरा हेलमेट असेंबल भी मैं ही करता हूं, तो हर एक पार्ट मैंने बनाया, फाइनल प्रोडक्ट भी मैंने बनाया, तो मेरे को क्या बोलने का, कि आई एम अ मैन्युफैक्चरर। लेकिन अगर समझो मैं आधे पार्ट्स बनाता हूँ, आधे रेडीमेड लेके आता हूँ, और ज्वाइंट करता हूँ और हेलमेट बनाता हूँ, क्या मैं मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। हाँ, ऑब्वियसली मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। मैंने ना एक भी पार्ट नहीं बनाया, सारे के सारे रेडी पार्ट्स लिए और असेंबल करके प्रोडक्ट बनाया, क्या मैं मैन्युफैक्चरर है, पक्का? हाँ।
अच्छा समझो, हाँ हाँ, तीनों कैटेगरी में मैन्युफैक्चरर है मैं। लेकिन समझो, मैं है ना रेडीमेड हेलमेट समय से खरीदता हूँ, ठीक है। उससे मैंने खरीदा, मेरे कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, मैं उसमें उसको चेक करता हूँ। अगर मुझे सही लगा ना, मैं उसके ऊपर अपनी कंपनी का लोगो चिपका देता हूँ और उसको मार्केट में बेच देता हूँ। क्या मैं मैन्युफैक्चरर है? बोलो। है? मैंने क्या बनाया? स्टिकर। स्टैंडर्ड्स भी समझो यूनिवर्सल आईएसआई स्टैंडर्ड्स है, वो प्रेफर किए। नहीं, वही रेडीमेड स्टैंडर्ड्स। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग क्या किया? अल्टर, एक अल्टर उसकी फंक्शनैलिटी, ऑपरेशनल एक्टिविटी या फीचर्स में चेंज करने से उसका चेंज हो गया वो। इसमें स्टिकर लगा है, स्टिकर होने से प्रोडक्ट चेंज नहीं हो गया ना। हाँ, ये भी मैन्युफैक्चरर है। बिकॉज एक सिंपल सी चीज है, आज अगर वो हेलमेट डिफेक्टिव निकला, समझो इसने हेलमेट खरीदा और वो डिफेक्टिव निकला, ये किसको पकड़ेगी? मेरे को कि इसको? क्यों? तो उसके लिए तो मैं ही मैन्युफैक्चरर है। कल मैं उसको ऐसा बोलूँ ना कि इसने इससे लिया है मैंने, मैं तो खाली स्टिकर मारता हूँ। ये सिंपल सा एक डायलॉग मारे, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए जिसका लोगो है वो मैन्युफैक्चरर है। समझा? तो ऐसे भी मैन्युफैक्चरर बनते हैं। नहीं, रिटेलर मैन्युफैक्चरर कैसे हुआ? रिटेलर अपना स्टिकर कहाँ लगा रहा है? अगर अपना स्टिकर लगाए तो वो सब मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे। तो मैन्युफैक्चरर हो गई तू। नाउ यू आर लायबल अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलता है तो। अगर तेरे को ब्रांड बनानी है तेरे स्टिकर मार मार के भी, तो तेरे को लायबिलिटी भी कुछ तो लेनी पड़ेगी ना। तेरे को लायबिलिटी दूसरों पे डालना है, ब्रांड वैल्यू खुद का बनाना है। ये ऐसा तो नहीं होता है ना फिर। हाँ, डीमार्ट मैन्युफैक्चरर हो गया। फिर भी उसने पूरा रीपैकिंग किया ना उसने, बोलते ना एक मल्टीपल प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म किया है, तो डीमार्ट इज अ मैन्युफैक्चरर। डीमार्ट पे कंप्लेन करने का, अगर वो जो ये बोल रहा है ना हैम्पर जैसा उसमें, अदरवाइज मैगी पे होगा। समझा? एक बार वो डेफिनेशन रीड कर लो। वो प्रोडक्ट सेलर आगे आएगा, रुक जा मैं बता दूं।
वो पैकेजिंग किया, बल्क क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी किया। हाँ हाँ। चलो, कुछ केसेस करने। कम टू पेज नंबर, केस करने हैं, पेज नंबर आओ। पेज 91। अच्छा, जो भी मैं केस बोल रहा हूं स्टोरी याद रखना, ठीक है, और कंक्लूजन भी याद रखना है। जैसे देखो, सबसे पहला पेज नंबर 91 पे केस है पूनम वर्मा अश्विन पटेल। भेटल। अच्छा देखो, केस का स्टोरी सुन लो। स्टोरी क्या है? ये पूनम वर्मा है ना, इसका एक हस्बैंड था। हाँ, एक ही हस्बैंड था, ठीक है। और ये हस्बैंड है ना, उसका बीमार था, जो एक हस्बैंड था वो। और वो है ना बेचारा डॉक्टर तक जा नहीं सकता था। तो पूनम वर्मा ने सोचा कुछ नहीं, वो नहीं जा सकता है, मैं डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को डिस्क्राइब कर दूंगी कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और डॉक्टर से मेडिसिन लेके आऊंगी। मैडम गई किसके पास? डॉक्टर अश्विन पटेल। अश्विन पटेल है ना, ये होम्योपैथिक डॉक्टर है, बराबर। उसने ना पूनम वर्मा ने एक्सप्लेन किया हस्बैंड को ऐसा 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 सब हो रहा है। तो पहले तो डॉक्टर क्या बोलता है कि जब तक आप पेशेंट नहीं लाओगे मैं चेक नहीं कर पाएगा और मैं मेडिसिन भी नहीं दे पाएगा। तो होता है, आप सीरियसनेस समझो, वो पेशेंट उठ के इधर तक आ भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर बोलता है, तो इसने बोला आप चलो, बोलता मैं वेरी बिजी, आई कांट कम। तो उसने बोला बट कुछ तो आप हेल्प करो, डॉक्टर हो। उसने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया कि ये मेडिसिन ले लेना। अब जो वो मेडिसिन दे रहा है ना, वो एलोपैथिक मेडिसिन है। व्हाट इज होम्योपैथिक, एलोपैथिक? हाँ। तो एलोपैथिक मेडिसिन उसने दिया, और एक डायरेक्शन दिया कि ये सुबह ये शाम को ये ऐसे डायरेक्शन में मेडिसिन उसको देना है। मेडिसिन देने के बाद ये मैडम को, मतलब मेडिसिन इसने दिया हस्बैंड को, हस्बैंड को मेडिसिन की वजह से रिएक्शन हो गया, और रिएक्शन के चक्कर में उसकी डेथ हो गई, बराबर। नाउ शी फाइल अ केस अगेंस्ट डॉक्टर एंड शी स्टेटेड दैट आई वांट कंपनसेशन डेफिशिएंसी इन सर्विस। डॉक्टर बोलता है पहले तो मैंने तुमको क्या बोला था, मैं बिना पेशेंट को चेक किए मेडिसिन नहीं देता है, तुमने फोर्स किया मेरे को, बराबर। तो गलती तो तुम्हारा ही है। ये बोलती है एक तो पहले तेरे को अक्कल होना चाहिए, तू होम्योपैथिक डॉक्टर है, हाउ यू कैन गिव एलोपैथिक मेडिसिन, करेक्ट। डॉक्टर बोलता है एक वो तो मैंने हेल्पिंग हैंड के नाम पे दिया, मतलब भलाई का तो जमाना ही नहीं है साला, क्या पूनम को कंपनसेशन मिलेगा? चलो, डॉक्टर की गलती। तो वो तो जरूरी नहीं है सब आते। तो डॉक्टर का गलती है। इट्स नॉट अबाउट लेजीनेस। हर डॉक्टर ऐसा कोई भी पर्सनल विजिट पे नहीं जाते, ठीक है। किसको लगता है पूनम का गलती है? हाँ, मेरा क्वेश्चन भी ये था एक, कि उसको अक्कल नहीं है क्या इतना? तू जो बुखार होकर आता है, तू जो क्रोसिन वोसिन। हाँ, बहुत फर्क होता है। वो छोटा छोटा व्हाइट गोली आता है ना, मीठा मीठा वाला। ना ना ना, आयुर्वेदिक अलग। तो जो नॉर्मल केमिस्ट से दुकान लेता है ना, मेडिसिन लेता है ना, नॉर्मल कैप्सूल वैप्सूल आता है ना, दैट इज एलोपैथिक। वो एलोपैथिक। बोलो, किसको? उसको? पूनम पांडे? तो पूनम पांडे बोल रहा था। जिसके बहुत वीडियो आते हैं उसका नाम अक्सर आ ही जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यू पूनम इज करेक्ट, सी शी इज रॉन्ग, ओके। और कौन है कि पूनम रॉन्ग है? ओके, सो फाइनल आंसर इज इट्स अ मिस्टेक ऑफ डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर को नॉलेज होना चाहिए होम्योपैथी एलोपैथी मुझे क्या मेरा प्रैक्टिस है,
ऑब्वियसली पेशेंट को इतना अक्कल नहीं होता है, वो डॉक्टर है, उसको तो अक्कल है ना, वो तो इतना पढ़ लिख के बैठा है। इट्स अ मिस्टेक ऑफ डॉक्टर, और उसको कंपनसेशन मिला, किसको? पूनम वर्मा को। यस यस, क्योंकि डेथ है ना। डिपेंड्स टीचर स्टूडेंट में क्या है। जैसे अगर क्लासेस ने ढंग से नहीं सर्विस दिया, देन ऑल्सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आता है। नहीं, ऐसा नहीं, मल्टीपल चॉइस है, अलग अलग फील्ड में तुम केस फाइल कर सकते हो, बट जहाँ पे स्ट्रांग तुमको लगता है कि जहाँ पे कंपनसेशन अच्छा मिलेगा, तुमको उधर जाना चाहिए। क्या? नहीं नहीं नहीं, वो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस अगर बनाया ना मेडिकल काउंसिल ने, तो बनता है, फिर वो अलग हो गया पूरा। नहीं। हाँ, कौन से 5 केस? मैंने किया क्या लेकिन पहले? मैंने क्या डेफिशिएंसी? मेंटल एगोनी? अभी तो उल्टा ही बढ़ाएगा मैं। एक बार है ना वो केस रीड कर लो, उसमें मेन डिसीजन वाला पार्ट पढ़ लो, एक बार केस का स्टोरी मत पढ़ो, स्टोरी तो मैंने बता दिया है तुमको।
नेक्स्ट केस पे आओ। ऊपर देखो केस है स्टेशन मैनेजर इंडियन एयरलाइंस वर्सेस डॉक्टर जितेश्वर अहिर। सबसे टॉप पे रहे मिला। ओके केस देखो। आ, यहाँ पे ना केस के अंदर ये जो पर्सन है ना डॉक्टर जितेश्वर, ये भाई साहब है ना फ्लाइट में बैठा। फ्लाइट अभी भी है ना एयरपोर्ट पे खड़ा है, ठीक है। और जो एयर होस्टेस थी ना, वो फ्लाइट का दरवाजा बंद करने गई, ठीक है। अब फ्लाइट का दरवाजा जब बंद करने गए ना, तो शी ऑब्जर्व दैट कि एक लगेज ग्राउंड पे पड़ा है। तो उसने ना दरवाजा खुला ही छोड़ दिया और उसने अंदर आके अनाउंसमेंट किया फ्लाइट के अंदर कि देयर इज वन अनआइडेंटिफाइड लगेज इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, प्लीज चेक योर लगेज। सिर्फ इतना बोला उसने। ये भाई साहब है ना सबसे पहले बैठा था फर्स्ट सीट पे। तो ये भाई साहब उठ के डोर के पास गया देखने के लिए कि शायद उसका बैग है। और जब वो डोर के पास गया ना, उसने बाहर जाने के लिए पैर रखा और बाहर है ना स्टेयर्स ही नहीं है। और ये बंदा ऊपर से गिर गया नीचे और इसको बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर वैक्चर इंजरी हो गया। नाउ ही फाइल अ केस फॉर द डेफिशिएंसी इन सर्विस। बराबर। एयरलाइंस क्या बोलता है, हमारा गलती है ही नहीं, क्योंकि हमारी एयर होस्टेस ने क्या बोला कि देयर इज वन अनआइडेंटिफाइड लगेज इज क्राइंग ऑन द ग्राउंड, प्लीज चेक योर लगेज। बोला तेरे को डोर पे आके चेक कर, बोला। तो इतना एक्साइटमेंट दिखाने की क्या जरूरत है, इधर तो भाग के आने का जरूरत क्या था। ये बंदा क्या बोलता है कि इफ यू आर मेकिंग एन अनाउंसमेंट इन फ्लाइट, door is open, announcement is going on, it means your flight is not ready to take off, and if it is not ready to take off you can't remove stairs। बराबर। अगर स्टेयर्स हटाया मतलब सीधा डोर बंद, फ्लाइट उड़ेगा। तुम इधर स्टेयर्स हटा के टाइम पास कर रहे हो, अंदर अनाउंसमेंट कर रहे हो, तो ये तो डेफिशिएंसी हुआ ना तुम्हारा। बराबर। एयरलाइंस बोलता है बट तेरे को भाग के जाने का जरूरत क्या था, तेरे को बोला सर देखो आपका लगेज होगा, बोला तेरे को। और क्या बोला, प्लीज चेक योर लगेज। चेक योर लगेज मतलब लोग ऊपर शेल्फ में देखते हैं, पहले अपने आजू बाजू देखते हैं। तेरे को कौन बोला बाहर जाके देखो, तो गलती तो तेरा ही है। बोलो कंपनसेशन मिलेगा। अच्छा राइट कौन है, एयरलाइन का गलती है। अरे बट मैं तो बोल रहा हूं कि वो भी गारंटी नहीं था कि लगेज इस फ्लाइट में किसी का था, तो फर्क पड़ गया। गलती फिर भी एयरलाइंस का है। हाँ वही ना, मैं भी वही बोल रहा हूँ। तो गलती तो दोनों का ही है, बट ऐसा नहीं होता है ना। अरे त्रास तो तुम्हारी गलती की वजह से भी हो सकता है ना। तो ऐसी आइटम से उम्मीद लगा के बैठेगा तेरी जो औकात के बाहर है। क्या हो गया? कुछ नहीं। हाँ तू क्या बोल रहा था? किसने? उसने एयर होस्टेस। अरे इतना तो बोला। हाँ। अब तुम अगर गवार हो तो भी वो क्या करेगा उसमें हाँ। मेरा भी क्वेश्चन यही, लटकने का किसको बोला? एयरलाइंस। डॉक्टर। देखो गलती किसका है? एयरलाइंस। क्यों? तो गुड फेथ में किया। हाँ विंडो से देख सकता था, उछलने के भागने का जरूरत क्या है? पैर डालने का जरूरत क्या है? देखो क्या लगता है? क्यों?
कूदा नहीं रे, गिरा। कूदना और गिरना फर्क होता है। कूदना वॉलंटरी होता है। सो आंसर इज, इट्स अ मिस्टेक ऑफ एयरलाइंस। बराबर, कि तुम अनाउंसमेंट कर रहे हो, इट्स मींस यू आर नॉट रेडी टू टेक ऑफ, सो यू कांट रिमूव स्टेयर्स। जो उन लोग ने गलती किया और इसको कुछ कंपनसेशन मिला, 4 लाख रुपीज फिजिकल डैमेज एंड 1 लाख रुपीज मेंटल एगोनी। तो टोटल 5 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया। इसने तो कुछ 10 लाख के आसपास डिमांड किया था। फिर एयरलाइंस वालों ने 40,000 वॉलंटरी देने का भी प्रॉमिस किया, बट फिर भाई साहब ने वापस केस फाइल किया और देन ही क्लेम फाइनली 5 लाख रुपीज एंड ही रिसीव्ड 5 लाख रुपीज। बार्गेनिंग होता है, इतना थोड़ी होता है, दो ही हड्डी टूटा है, होता है उधर ऐसा। हाँ बस, तो 5 लाख रुपया मिला, सही है ना? अरे तो सही है ना। अरे यूरोप टूर हो जाएगा एक, तो 3 महीने बाद घूम लेना। हाँ व्हील चेयर वैसा ऐसा करके घूमेगा। घूमना इंपॉर्टेंट है यार, है ना? तो और पैसा मिलेगा, पैसा ही पैसा होगा। अभी हुआ था ना वो, कौन सी फ्लाइट में डोर उड़ गया, यूएस में। फ्लाइट मस्त उड़ रहा है और दरवाजा उखड़ गया, प्लेन ओपन। हाँ, नहीं मरे वरे कोई नहीं, बट डोर उड़ गया क्योंकि फ्लाइट लैंड हो रहा था तो थोड़ा हाइट भी कम था। हाँ तो हाँ, ऊपर तो स्टेबल ही नहीं हो पाता, वो तो नसीब अच्छे थे। अभी चालू इंक्वायरी चल रहा है उधर, एयरबस था, आई थिंक एयरबस का था। मिलना चाहिए। ये दो केस का स्टोरी याद रहेगा। पहला केस था पूनम वर्मा, अश्विन पटेल, और दूसरा केस था इंडियन एयरलाइंस वर्सेस डॉक्टर जितेश्वर अहिर। ठीक है, चलो बाकी का नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। बाय बाय।